स्वागत है आपके चैनल एग्जाम्स रूम में। दोस्तों आज हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट 4 सॉल्व कराएंगे। इसी तरह दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट जो है आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा जो है हम कवर करते रहेंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छी से अपनी तैयारी कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो सारे प्रैक्टिस सेट जो है आपके एकदम पेपर के ही बेस पे पेपर जैसे ही जो है प्रीवियस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है सारे प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी मैं इसमें खोजबीन के जो है आपका क्वेश्चन ले जाता हूँ। जितना भी आपके प्रैक्टिस सेट पहले के जो पेपर हुए हैं और जितने भी यूपी के अच्छे क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर, सारे क्वेश्चन जो है मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और सेम टू जितना जितना लेवल और जिस तरीके से जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में पेपर पूछता है उसी लेवल पे जो है मैं आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे ले आके रखता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों इसीलिए आपका इसमें अच्छे से आप सारे क्वेश्चन को नोट करेंगे, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। पहला हम क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो है कंठ तालव्य है। कौन सा स्वर आपका कंठ तालव्य है, इसमें आपको बताना है। कंठ तालव्य की आप थोड़ा जान लेंगे। कंठ और तालव्य मतलब कंठ और तालव्य से मिलकर बना है कंठ। कंठ क्या होता है, जो क वर्ग को कंठ कहते हैं, और तालु मीन्स तालव्य। तालव्य किसको बनते हैं, चा वर्ग को हम इसमें तालव्य कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा ए। तो ए और ए जो ए और ए होता है जो दोस्तों ए और ए जो होता है ये क्या होता है, ये कंठ तालव्य होता है। क्या होता है आपका कंठ तालव्य होगा। आप इसको अभी याद कर लीजिए, बाद में जब मैं आपको चैप्टर वाइज पूरे हिंदी की चैप्टर वाइज शुरू से बताऊंगा तब आपको बताएंगे ये कैसे आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे लिखने की थोड़ा कंटेंट की स्पेस की कमी है दोस्तों, इसलिए पूरा नहीं लिखा जाएगा। ए आपका क्या होता है, कंठ तालव्य होता है हो जाता है दोस्तों। और अगर ओ और औ आता है, ओ और औ आता है ऑप्शन में तो पूछ लेते हैं, तो ओ और औ क्या होगा, ये आपका कंठोष्ठ होता है। क्या होता है दोस्तों, ये कंठोष्ठ आपका होता है। तो आप इसको देख लेंगे। तो निम्न आपका पहला ऑप्शन का जो आपका पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं, अगर वर्ड जो है वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं। जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन। जैसे कि वर्ड स्वरों की सहायता से बोले, मान लीजिए ये क्या है दोस्तों, ये जो का है, जो ये का होता है, ये इसमें जो है स्वर भी इसमें मिले होते हैं। ये पूरा जो आपका व्यंजन नहीं होता। क्या ये जो अगर आपका ऐसा है बिना हलंत के है तो आपका व्यंजन नहीं होगा। इसको कैसे लिखा जाता है दोस्तों, इसमें का हलंत प्लस आ मिलकर जो है ये का लिखा गया होता है। इसीलिए ये स्वर इसमें स्वर से मिलकर ये बनाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है कि जो स्वर की सहायता से बोले जाए उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। तो क्या होता है, का आपका एक व्यंजन होता है जो कि स्वर से मिलकर बना होता है। तो यही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमने अभी बताया है ऊपर क्वेश्चन में, हम किसी जिसे का इसमें स्वर से मिलकर बना होता है, जब इसको का व्यंजन बनाते हैं तो उसमें नीचे हलंत लगाते हैं। तो इसमें वही चीज़ दोस्तों इसमें बताया गया है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वह है हलंत का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 बताया गया, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। विराम चिन्हों की संख्या कामता प्रसाद जी ने कितना बताया है, ऑप्शन नंबर बी ए ऑप्शन नंबर ए 20 जो है कामता प्रसाद गुरु जी ने ये विराम चिन्हों की जो संख्या बताई वो 20 बताई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो दोस्तों ऑप्शन देखेंगे, शिष्या है, शेरनी है, दयामय या परिचय है। इसमें कौन सा है जो प्रत्यय से नहीं बना है दोस्तों। जैसे शिष्या में आ प्रत्यय है दोस्तों इसमें, और शेरनी में ई प्रत्यय है, दयामय में मय प्रत्यय है, लेकिन जो परिचय है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। परिचय में दोस्तों इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है, क्योंकि परि और चय अगर तोड़ेंगे तो चय का कोई अर्थ देता नहीं, इसलिए चय जो है आपको इसमें परिचय में जो है कोई भी प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया गया है कि विपरीत अर्थ वाला विकल्प इसमें चुनना है। सन्यासी का विपरीत अर्थ क्या होगा। तो सन्यासी का दोस्तों क्या होता है, सन्यासी जो घर को त्याग दे उसे सन्यासी कहते हैं, जिसे हम बैरागी भी कहते हैं। तो गृहस्थ इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। विपरीत अर्थ वाला इसमें क्या देता है, गृहस्थ। तो सन्यासी का विपरीत अर्थ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए गृहस्थ। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट आपको बैरागी सन्यासी हो जाता है। जैसे कि शिष्ट का अगर हम विलोम का मतलब विपरीत अर्थ कहें तो अशिष्ट हो जाएगा, सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा। तो ये आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा, सन्यासी का गृहस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। इसमें तुल्यता क्या होता है दोस्तों? तुल्यता मीन्स होता है बराबर, जो बराबर को दर्शाता है, जो ये समानता को दर्शाता है, उसी को तुल्यता सूचक कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपको दिख जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी इसका साइन जो बताता है, तुल्यता को बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं और प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। इसमें क्वेश्चन में पूछा है प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग इसमें कौन सा है, आपको बताना है। आ उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है या प्रत्या उपसर्ग है, आपको इसमें बताना है कि कौन से इसमें उपसर्ग हैं दोस्तों। तो प्रत्याशा में देखेंगे दोस्तों, ये आपका यड़ संधि को बताता है और इसमें जो है प्रति, आप ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है आपका उपसर्ग होगा। कुछ और आपको जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे अत्याधिक, अगर आपको दे दिया दोस्तों अत्याधिक में कौन सा जो है उपसर्ग है, तो इसमें क्या बताएंगे, इसको जो या होता है दोस्तों, ये यड़ संधि होता है। यड़ संधि में क्या होता है, या और वा की इसमें चलता है। इसमें या के पहले जो अगर आधा अक्षर होता है वो पूरा हो जाता है, उसके साथ ई की मात्रा लग जाती है। और अगर वा के साथ कोई आधा अक्षर आता है तो वा के साथ जो आधा अक्षर होगा वह पूरा हो जाएगा, और उसके साथ छोटा ऊ की मात्रा लग जाता है। यही यड़ संधि होता है दोस्तों। और अत्यधिक की बात करें तो जब इसमें या आएगा तो अत्यधिक वह पूरा हो जाता है। जैसे इसमें या के पहले क्या आधा ता है, तो आधा ता क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, उसकी और उसमें छोटी की मात्रा लग जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन सी आपको दिखता है, इसलिए प्रति आपका जो है राइट आंसर होगा, प्रति आपका उपसर्ग होगा प्रत्याशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है डैश 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 कि बोलो कोई सुन लेगा। वाक्य में रिक्त स्थान पर, ये दोस्तों पर है, पर आएगा, रिक्त स्थान पर क्या आएगा आपको उसको बताना है। तो दोस्तों इसमें जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 दिया है जोर से, गा कर, चीख कर या धीरे, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा आपको ये बताना है। तो इसमें देखिए आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें कोई सुन लेगा, मतलब इतना आपको तेज तो बोलना नहीं, जोर से बोलना नहीं, तुम क्या बोलना है, धीरे से। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें धीरे बोलो कोई सुन लेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की इसमें कहा गया है कि रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। जैसे कि इसमें आपको दिए है आज दिन भर वर्षा होती रही, आज दिन भर वर्षा होती रही, तो जिसमें दिन भर आपको जो है रेखांकित किए गए, तो दिन भर में आपको किस अव्यय का भेद, इसमें से किस अव्यय का भेद बताता है, आपको इसको बताना है। तो दोस्तों क्रिया विशेषण अव्यय होगा, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयाद बोधक, कौन सा इसमें अव्यय होगा आपको ये बताना है। तो इसमें देखेंगे जैसे ये वर्षा हो रही है मतलब एक क्रिया है, और दिन भर वर्षा हो रही है तो मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है दोस्तों, इसलिए क्रिया विशेषण हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसमें ए क्रिया विशेषण अव्यय दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, आज दिन भर वर्षा होती रही, तो आपका ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है, एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो दोस्तों एक छंद में कितने चरण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए 4, 6, 8 या 10, कितने चरण होते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों सामान्यतः जो है एक छंद में जो है कितने चरण होते हैं, वह 4 चरण होते हैं, लेकिन अधिकतम अगर पूछे तो वह 6 चरण हो सकते हैं। तो दोस्तों बाकी छंद में चरण कितने पूछे, अगर ऐसे ही पूछ दिए जिस तरीके से क्वेश्चन दिया है एक छंद में कितने चरण होते हैं, तब भी आपको 4 ही मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं में कौन सा कारक है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं दोस्तों, तो इसमें कर्ता कारक, संबंध कारक, अधिकरण या संप्रदान। तो आपको बात करेंगे दोस्तों, कर्ता होता है जो कर्ता को बताया, जैसे कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह होता है। संबंध आपका कारक हो जाता है, जैसे का, के, की, रा, रे, री, ये संबंध को बताता है। अधिकरण का जो कारक विभक्ति होता है वह में और पर होता है दोस्तों, क्या होता है, में और पर हो जाता है। और संप्रदान होता है के लिए जो सदा के लिए समर्पण कर दिए जाए, तो ये आपका इसमें हो जाएगा। इसमें कहा है मैं 3 मिनट में, मैं 3 मिनट में इसमें दिख रहा है दोस्तों। और जब किसी समय में इससे कहा, जैसे मैं पार्टी में समय से पहुंच गया, तब भी आपका जो है समय पर पहुंच गया। में और पर इसका अधिकरण कारक जो है कारक विभक्ति होता है। और यहाँ पे मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है राम सीता से सुंदर, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा दोस्तों, आपको यह बताना है। राम सीता से सुंदर है, मतलब क्या कह रहे हैं आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, राम सीता से सुंदर है, मतलब इसमें कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। और जब भी कोई वाक्य जो है तुलना का बोध कराए तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया गया अपादान कारक। वह हमेशा अपादान कारक होगा, जब किसी दो चीज़ की तुलना हो वह अपादान कारक को बताता है। और इसकी अगर कारक विभक्ति की बात करें दोस्तों, इसमें कारक विभक्ति होती है। और अपादान क्या बताता है, अपादान जो है अलगाव को बताता है, क्या होता है, अलगाव को दर्शाता है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिर गए, मतलब पेड़ से पत्ते अलग हो गए, तो पेड़ से पत्ते गिर गए, ये भी आपका अपादान कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों, 6, 6, 5, 7 या 8, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों आपको बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए 6। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, आपको ध्यान से सुनना है। 6 प्रकार के 6 इसमें आपके सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, और कौन सा होता है, एक निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो आपको ये सर्वनाम के कुल 6 भेद आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है। इसमें बताना है कि आपको विशेषण कौन सा है इस सेंटेंस में, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। तो महसूस होगा, लोगों होगा, लाखों होगा, इसे होगा। तो लोगों है ही दोस्तों, लोगों की विशेषता बता रहा, मतलब इसमें विशेषता कौन बता रहा है, लोगों की, लाखों लोग हैं। कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं, नंबर बता रहा है। विशेषण में क्या होता है, विशेषण में इसमें जो है संख्या को बता रहा है, लाखों लोगों ने। तो लाखों आपका जो है विशेषण होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया कि उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। मतलब इसमें दिया गया हाथी ने केला खाया, तो अब इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो हमने जैसे कर्मवाच्य बताया के द्वारा या से, इसको जो है इसकी पहचान होती है, अगर ऑप्शन में दिख जाए द्वारा, के द्वारा, तो आपका राइट आंसर हो। जैसे इसमें अब हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया है, हाथी द्वारा केला खाया गया, या हाथी केला खाया, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, आप इसमें देख लिए होंगे। और ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया है, हाथी द्वारा केला खाया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया, उस विकल्प का चयन करें जो शब्द और वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। इसमें से आपको बताना है कि जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, मतलब जिसको टाला ही ना जा सके, मतलब वो क्या होगा दोस्तों, असंभव होगा, संभव होगा, अनिवार्य होगा, अजीवन। ऑप्शन आपको बताना है कौन से इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका नंबर सी जो दिया गया अनिवार्य आपका राइट आंसर होगा। जो इसमें कहा अनिवार्य है, मतलब किसी को आप इसको टाल ही नहीं सकते, मतलब ये आपका अनिवार्य है, करना ही आपको। तो ये इसीलिए आपका जो है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके वह अनिवार्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ आपको बताना है, अरुण का। अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ बताना है, अरुण। अरुण का क्या होता है दोस्तों, अरुण का क्या हो जाएगा, सूर्य, आकाश, सोना या गोद, कौन सा ऑप्शन होगा, सूर्य, आकाश, सोना, गोद में से ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अरुण का सूर्य हो जाएगा दोस्तों। अरुण का अन्य अनेकार्थी शब्द से लाल भी कह सकते हैं, अरुण का सूर्य भी होता है, अरुण का सिंदूर भी होता है। ये आपको तीनों जो है याद रखने हैं। आकाश की बात कर रहे हैं दोस्तों, हम आकाश का अगर अनेकार्थी शब्द क्या होता है दोस्तों, अनेकार्थी जिसके एक शब्द के अनेक शब्द हो, अनेक अर्थ हो, उसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आकाश का जैसे कि आकाश को अंबर भी बोल सकते हैं, वस्त्र भी बोल सकते हैं। जैसे सोना की बात करेंगे, सोना का आपको सुवर्ण या सुंदर भी बोल सकते हैं, और गोद का आप अंक बोल सकते हैं। तो दोस्तों गोद का हमको बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। इसमें से आपको ऑप्शन में बताना है कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष और उत्तम पुरुष, कौन सा इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, इससे बताना है। तो दोस्तों पहले आप पुरुषवाचक सर्वनाम को मैं आपके बारे में बता देता हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम में इसमें 3 इसके जो है भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं, और अन्य पुरुष होते हैं। उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष इसमें, और ऑप्शन नंबर आप देखेंगे इसमें दोस्तों अन्य पुरुष भी होगा, मध्यम पुरुष भी होगा, उत्तम पुरुष होगा, लेकिन अति उत्तम पुरुष इसमें जो है भेद नहीं होगा पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी अति उत्तम पुरुष जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई। जो क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई उसको क्या कहते हैं दोस्तों, आपको इसमें बताना है। जैसे कि क्रिया भूतकाल में चल रही थी और अभी अभी समाप्त हुए हो तो उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें दोस्तों कौन सा होगा, सामान्य होगा, आसन्न होगा, अपूर्ण होगा या पूर्ण होगा। तो कौन ऑप्शन सही होगा दोस्तों, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है दोस्तों, जिसमें वर्तमान के ही सारे उदाहरण होते हैं। जैसे कि उसने खाना खा लिया है, तो उसने खाना खा लिया है, तो मतलब खा रहा था, अब कंप्लीट कर लिया, खा लिया है, तो ये क्या होता है, क्रिया जो अभी अभी समाप्त हुई है उसको आसन्न भूतकाल कहते हैं। और आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बात करते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य संरचना के आधार पर
उसका भेद बताइए कि अनु ने देखकर निबंध लिखा। इसमें कौन सा जो है इसमें कौन सा जो है भेद है, इसमें आप बताना है कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, एक कृदंत क्रिया है, कौन सा इसमें होगा। इस निबंध को आपको पढ़ के, इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या लगता है कौन सी इसमें क्रिया होगा दोस्तों। तो अनु ने देख कर निबंध लिखा, देखा और निबंध लिखा, मतलब एक क्रिया को खत्म होने के बाद तुरंत दूसरा क्रिया जब स्टार्ट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनु ने देखकर निबंध लिखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। इसमें प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग आपका क्या होगा, प्रबंधकारती होगा, प्रबंधकीन होगा, प्रबंधकत्री होगा या प्रबंधकारती होगा। कौन सा इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द प्रबंधकर्ता का। तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी सी दिख जाएगा, प्रबंधकत्री, इसमें ऊपर रूप होगा। तो अब प्रबंधकत्री जो है आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा प्रबंधकत्री। तो इसका स्त्रीलिंग होगा प्रबंधकर्ता का प्रबंधकत्री, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप, सही बहुवचन रूप वाला विकल्प आपको पहचानना है। नेता का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, नेते होगा, नेतो होगा, नेताओं होगा या नेता होगा। आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें जो है बहुवचन होगा नेता का। तो दोस्तों आपका नेता का जो बहुवचन होता है वह नेता का नेता ही होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। जैसे कि दोस्तों आपका चाचा हो गया, दादा हो गया, तो इसमें इसका जो है बहुवचन नहीं बनता है, वो जो रहता है वही सेम आपका बहुवचन एकवचन दोनों वही रहने वाले हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। मतलब स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहलाते हैं दोस्तों, संयुक्ताक्षर कहेंगे, द्वितीय व्यंजन, तालव्य व्यंजन या स्वर तंत्री, क्या कौन से इसमें व्यंजन कहलाएगा दोस्तों। तब इसको कहते हैं जब स्वर रहित स्वर सहित से मिलता है। तो स्वर सहित में, स्वर रहित में जिसमें स्वर ना हो, स्वर सहित में जो स्वर से मिलके बने होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, जिससे आपको छत, तरंग और ज्ञा और श्रा, छत्रंग ज्ञा श्रा, ये जो दोस्तों छत्रंग ज्ञा श्रा जो होते हैं ये आपका संयुक्ताक्षर को बताते हैं। और ये मिलकर कैसे बनता है, ये व्यंजन और स्वर से मिलकर बना होता है। व्यंजन इसमें का छा किससे बनता है दोस्तों, का हलंत प्लस सा से, का हलंत प्लस सा से। और त्रा किससे बना होता है दोस्तों, ता हलंत, ता जिसे व्यंजन भी कहते हैं, ता हलंत प्लस रा से दोस्तों। और ज्ञा किससे बनता है, ज्ञा बनता है जा हलंत प्लस इया से। और श्रा किससे बनता है दोस्तों, श्रा आपका जो बनता है, श्रा बनता है श्रा शाह हलंत प्लस र से। तो आप इसको इसमें याद कर लेंगे दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आपको छा का ही दे देता है कि किससे मिलकर बना होता है, छा का दे सकता है, ज्ञा का भी दे सकता है। तो इसलिए आपको याद करना है छा किससे बनता है, क्या और सा से मिलकर बनता है, क्या हलंत प्लस सा से, हलंत जरूर होना चाहिए नीचे दोस्तों, ये आपको ये चीज़ नोट करना है। तरा किससे बनता है, ता हलंत प्लस रा से। ज्ञा बनता है जा हलंत प्लस इया से। और सरा किससे बनता है, सा हलंत प्लस र से। तो ये आपको इसमें याद करना है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है, संयुक्त अक्षर। ये सारे 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, आपको छत्रंग ज्ञा श्रा याद करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। आपको इसमें क्या कहा गया है कि इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। परिमल है, नीरजा है, कामायनी है, अनामिका है। कौन सी इसमें जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। जैसे कि मैं जयशंकर प्रसाद की शॉर्ट वीडियो के थ्रू जो है रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 2-3 लोगों को मैंने करवा रखा है। आगे भी मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू उसमें और रचनाएं इसमें बता दूंगा, तो उसको आप वीडियो जरूर देख लें, जिससे आपकी रचना भी साथ ही साथ जो है आपका कंप्लीट होता जाए और आपके क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसमें इनमें कौन सा ऑप्शन नंबर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, कामायनी आपका राइट आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है कामायनी। बाकी परिमल और अनामिका जो है परिमल जो है आपकी किसका होगा, अनामिका परिमल ये निराला जी का होगा, नीरजा होगा महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या है दोस्तों। सच्छास्त्र आपको इसमें इसका रूल बता देते हैं। जैसे च और छ का नियम इसमें लगा है दोस्तों, च और छ का नियम। कभी कभी जिससे इसमें च जो है च किस में बन जाता है, च को त में कन्वर्ट कर देते हैं, छ को स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये नियम इसमें लगता है और इसी नियम का हिसाब से इसमें बताया गया सच्छास्त्र का कौन सा संधि विच्छेद होगा। जैसे सत और शास्त्र होगा, सत और शास्त्र होगा, सत और छस्त्र होगा, या सच और शास्त्र होगा। तो इसमें जैसे हमने बताया चा ता में बदल जाएगा, आधा चा ता में बदलेगा,
तो ये सत और शास्त्र हो जाएगा और छह सा में बदल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा सत और शास्त्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 में इसमें बताया गया देव जो है महान, या किस समास का उदाहरण है देव जो है महान, मतलब किसको बात कर रहा है, महादेव की बात कर रहा है। किसका, महादेव, मतलब देव कैसा है, महान है। तो जो दोस्तों जब एक आपका विशेष और दूसरा आपका विशेषण हो, मतलब विशेष की जब विशेषता बताया जा रहा हो, पहला विशेषण दूसरा विशेष हो, तो उसको क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। पहला विशेषण प्लस विशेष हो, जो पहला विशेषण हो दूसरा विशेष हो, या दूसरा जो पहले की इसमें विशेषता बताए तो उसको क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो देव जो है महान, इसमें मतलब महादेव की बात कर रहे हैं, देव कैसा है, महान है, तो कर्मधारय इसमें समास हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 आपका कहा गया है कि अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं है पूछा है। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। अंक का होता है दोस्तों संख्या भी कहते हैं, गोद भी कहते हैं, नाटक का एक भाग भी कहते हैं, लेकिन अंक मीन्स पृथ्वी नहीं होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बताया गया उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। लालिमा, टुकड़ी, शक्तिमान या सफल, इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसमें राइट आंसर होगा सफल। सफल जो है प्रत्यय से नहीं बना है। लालिमा में जो है लालिमा में म प्रत्यय है, टुकड़ी में ई प्रत्यय है, शक्तिमान में मान प्रत्यय है, लेकिन सफल में श और फल अलग करेंगे। स इसमें उपसर्ग है, लेकिन फल जो है आपका प्रत्यय नहीं है। तो दोस्तों इसमें प्रत्यय नहीं, इसमें सफल में प्रत्यय से नहीं बना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बिडौजा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है जो दोस्तों बिडौजा पर्यायवाची शब्द है। बिडौजा किसका पर्यायवाची है, इसको बताना है। नक्षत्र का है, अप्सरा का है, इंद्र का है, या पत्थर का है, कौन सा इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इंद्र। इंद्र का जो है पर्यायवाची होगा दोस्तों क्या, इंद्र का पर्यायवाची होता है बिडौजा। इंद्र की कुछ और पर्यायवाची आप सुन लेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ आपको इसको ध्यान से सुनना है। शक्र कहते हैं, पुरंदर कहते हैं, मधवा कहते हैं, देवराज कहते हैं, सचिपत्र भी इनके कहते हैं, और बिडौजा इसमें दिया गया है। तो पर्यायवाची शब्द जो है इंद्र का इतना होता है। और आपका दोस्तों अगर इसमें हम अप्सरा पत्थर, तो इसमें आपका बिडौजा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, इंद्र। इसमें इंद्र का पर्यायवाची बिडौजा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। आंख का पानी ढल जाना का अर्थ क्या होगा। आंख का पानी ढल जाना का अर्थ क्या होगा। बुढ़ापा आ जाना, प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना, निर्लज्ज हो जाना, या देखने की ताकत कमजोर हो पड़ना। तो दोस्तों आंख का पानी ढल जाने का मतलब इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्लज्ज हो जाना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको कौन सा, इसको बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 32 का आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद, कौन सा दोस्तों होगा। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी आशीर्वाद जो है आपका राइट आंसर होगा। कुछ आपके शब्द हैं जैसे कि आपको पूजनी आपको दे दिया है, पूजनी ये होता है, पूजनी आपको बताना है इसमें कौन कैसे इसको शुद्ध लिखा जाएगा। पूजनी कैसा शुद्ध लिखा जाएगा दोस्तों। और कवित्री, कवित्री कैसा शुद्ध लिखा जाएगा आपको इसको इसमें बताना है दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा। पूजनी को दोस्तों पूजनी लिखते हैं, क्या पूजनी, पूजनी आधा जय या नहीं होता। और कवित्री का कव इत्री होता है, कव वह छोटी मात्रा नहीं होगा, कव इत्री हो जाएगा। तो इसको आपको देख लेना इंपॉर्टेंट है, यह भी आपका शुद्ध वर्तनी आपका इसमें आशीर्वाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हम देखेंगे। इसमें दिया गया है कि शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण इसमें बताना है। जो संयुक्त वाक्य हो और शुद्ध संयुक्त वाक्य हो, वाक्य भी आपका शुद्ध हो, और संयुक्त वाक्य इसमें कौन सा इसमें उदाहरण को दिखाता है, कौन सा दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि मैं परीक्षा देने के लिए प्रयागराज जा रहा हूँ, या मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी है कि मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी है मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। संयुक्त वाक्य होता है जो दोस्तों जो जिसमें जो और से किसी सेंटेंस को जोड़ता है, तो वह जो है संयुक्त वाक्य को बताता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको दिख जाएगा, मुझे परीक्षा देनी और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम कौन सा है। भारतीय होता है, कौरवी होता है, हरियाणवी या हिंदी। तो दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें खड़ी बोली हिंदी का कभी कभी पूछ लेता है अन्य नाम।
जैसे ब्रजभाषा के भी पूछ लेगा तो ब्रजभाषा का अन्य नाम क्या होता है, हरियाणवी का अन्य नाम क्या हो जाता है, ये सब सारे सारे पूछ लेते हैं, इसमें अन्य नाम इसमें भी पूछ लेते हैं। इसमें कहा गया खड़ी बोली को अन्य नाम क्या कहते हैं, खड़ी बोली को ऑप्शन नंबर बी कौरवी कहेंगे दोस्तों। और ब्रजभाषा का पूछे तो अंतर्वेदी, और अगर हरियाणवी को बांगुरू कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। किस रस को रसराज कहते हैं, रसों के राजा या रसराज किसे कहते हैं, इसमें श्रृंगार रस, हास रस, बीर रस, शांत रस, किसको कहेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस को जो है रसराज भी कहते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है कि आपका जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव या विभाव। जो मतलब अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, संचारी भाव कहते हैं। ये इसे भरत मुनि ने इसको क्या कहा है, जो पानी के बुलबुलों की तरह होता है, भरत मुनि ने उसको बताया है कि जो पानी के बुलबुले की तरह होता है उसको क्या कहते हैं, संचारी भाव होता है, जो क्षण भर में रहे और वो भाव खत्म हो जाए, तो उसे भरत मुनि ने क्या कहा है, उसको भी संचारी भाव कहा गया। तो संचारी भाव होता है जो केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों कि 3 बेर खाती सो वे 3 बेर खाती है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको कमेंट में बताना है। अनुप्रास होगा, श्लेष होगा, अनुयुक्ति और यमक होगा। तो आपका कौन सा अलंकार इसमें आपको बताना है। तो दोस्तों 3 बेर खाती सो वे 3 बेर खाती है, तो कौन सा अलंकार होगा आपको ये आपके ऑप्शन में से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ऐसे ही 37 क्वेश्चन जो है आज की प्रैक्टिस सेट 4 में हमने 37 क्वेश्चन कराया है, और उम्मीद है कि आप जो है ये क्वेश्चन अपने भी देख रहे होंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही होगा। आप डेली इसमें एनालिसिस करिए, इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर अब ये पैटर्न पे ये जो प्रैक्टिस सेट अगर आप में जितना क्वेश्चन इसमें सही करते हैं तो इतना ही क्वेश्चन जो है आप उतना ही क्वेश्चन जो है आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होगा उसमें भी आप सही कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों सेम पैटर्न पे ही आधारित ये सारे क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल से ही रिलेटेड से बने हुए पेपर हैं। तो इसीलिए आपके सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और आप इसमें अगर अच्छा मार्किंग करते हैं तो आप कांस्टेबल में भी कांस्टेबल के पेपर में भी अच्छी मार्किंग करेंगे। और अगर नहीं भी करते हैं दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़े रहें, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसी बेस पे आपको आइडिया भी मिल जाएगा किस तरीके से पेपर जो है आपका पैटर्न जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बनेगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा, और इससे जो मैंने आपको अच्छी और प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं इसमें सॉल्व कर रहा हूँ, इससे करवा रहा हूँ, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ से के जरिए। इसीलिए आप प्रैक्टिस सेट के साथ हमेशा और कंटिन्यू आपको जुटे रहना है, कंटिन्यू आप इसके साथ जुड़े रहना है, और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करना है, जिससे आपकी जो है ये हिंदी जो है बहुत ही सरल हो जाए और अच्छे मार्किंग आप इसमें करने लगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और जितने भी लोग चैनल में नए हैं उनको सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपको छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। हर एक स्टूडेंट पास जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास जो ये प्रैक्टिस सेट पहुंचना चाहिए, इसलिए आप इसको शेयर भी करेंगे, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है आपको समय पे मिल जाए। तो आज के लिए इतना दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए नहीं, धन्यवाद, लव यू ऑल, थैंक यू एवरीवन।